गुज़िश्ता 3.5 साल में हर अच्छे और बुरे दौर में हमने हुकूमत का साथ दिया। तो ये जो कल के दुश्मन आज के दोस्त वाली मामला है, आप जरा खुद ही तो गौर कीजिए बिल्कुल बिल्कुल कि शेख रशीद साहब को इमरान खान साहब क्या कहते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के इस खिताब के बाद बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि अपोजिशन ने शायद उस पुराने इमरान खान को जगा दिया जो कि एक बहुत तवील अरसे से शायद सो रहा था या जिसको आम लोग मिस कर रहे थे, इमरान खान के अपने फॉलोअर्स। तो ये इमरान खान की वो पुरानी बातें हुआ करती थी वो हुकूमत में आने से पहले किया करते थे, और उस वक्त आज के अपोजिशन के इत्तेहाद के बड़े अरकान एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते थे, ज़रा वो भी आपको एक नज़र दिखा देते हैं। फिर मेहमानों को भी आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। आज तमाम दिन बड़ी सियासी हलचल रही, ज़रा ये भी देख लीजिए कि ये अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम अहम रहनुमा एक दूसरे के बारे में क्या बात किया करते थे। और मरीम नवाज़ का भी एक मशहूर ज़माना नारा था कि इमरान जरदारी भाई भाई, वो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ज़ाहिर वो भी सबको याद है। लेकिन आज चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना है तो ये तमाम गिले शिकवे दूर हो चुके। अपोजिशन की तमाम जमातें एक हो चुकी हैं, तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है। अब नंबर गेम पूरा करना है और हुकूमत बहुत पुरएतमाद है। अगर पुरएतमाद है तो फिर स्पीकर को कहना चाहिए कि जल्द अज जल्द वो असम्बली का इजलास बुलाएं और इस मामले को जल्दी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं ताकि आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन अब किस जमात की कितनी तैयारी है और फिर हमारे सीनियर एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा कादरी साहब MQM पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप से खुरम लगारी साहब, और सीनियर तज्जियाकार सीनियर साफ़ी सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, तमाम सियासतदानों की तरफ जाने से पहले ज़रा बुखारी साहब एक न्यूट्रल आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। ये इस वक्त मामला को किस जानिब आप जाता देख रहे हैं? स्पीकर साहब क्या वक्त से पहले इजलास बुला लेंगे? अगले 14 से 20 दिनों में मामला किस तरफ, किसकी फतह होती है आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका अरबाब, आपने मदू किया अपने प्रोग्राम में काफ़ी अरसे के बाद है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस किस्म की सूरत हाल है और जिस तरह लम्हा बलम्हा ये सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसके ऊपर कोई तबसरा हतमी तौर पे करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको अगर आप रिव्यू करें तो आपको 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि जो लबो लहजा इमरान खान साहब का आज है और जिस तरीके से वो ललकार रहे हैं अपने मुखालफिन को, वो वर्दी ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है, इसके बारे में तो शायद अभी मैं कुछ ना कह पाऊँ। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़े है कि वो DFD मोड में है। इसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, डेस्परेशन भी है और डेस्परेशन भी है। तो बुखारी साहब, ये जीत का एतमाद है या हार की घबराहट जा सकता है कि उनके अल्फाज जी, ये जीत का एतमाद है या फिर हार की घबराहट है? ये मैं अर्ज करूं, मैंने जैसे कहा ये तीनों कैफियतें जो मैंने आपको बताई हैं, फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो डेस्परेशन है, ये सारी कैफियतें बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। इसमें आदमी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से गुरेज नहीं कर पाता और बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं जो हमने बयानात सुने। जिस तरीके का लहजा उन्होंने इख्तियार किया, आज कहा कि जरदारी तो मेरे बंदूक की नोक पे हैं, मेरा अगला निशाना जरदारी हैं और फजलू वगैरह वगैरह, में दोहराना नहीं चाहता वो बातें सारी। तो ये तो एक तरफ रख लीजिए। आप दूसरी तरफ ये देखिए कि जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं वो अजीबोगरीब तरीके से एक पेज पे नज़र आ रही हैं। उन सब का हदफ जो है वो इमरान खान और इमरान खान की PTI हुकूमत है, चाहे वो पंजाब है चाहे वो मरकज़ है। और ऐसे ऐसे लोग आपस में मिल रहे हैं जो पहले बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में सोचते और मुखालिफ सिमतों में अलायंस बनाते थे, वो एक हो रहे हैं। आप आज की सूरत हाल देख लीजिए कि शुजात साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास चले गए हैं। जो लंगड़ियार का ग्रुप है वो परवेज़ इलाही साहब के पास चला गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह से लंदन प्लान एक और बन रहा है। आप देखिए, नवाज शरीफ वहाँ पहले से हैं, जहांगीर तरीन भी वहीं बैठे हैं, अलीम खान भी वहीं चले गए हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये किसी न किसी बात की तरफ इशारा ज़रूर करता है। और जो मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ वो ये कि इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने हमें बताया कि एक हाथ होता है जो उसके भी सर पर हो, दुनिया उसी की होती है। और उन्होंने तो बिल्कुल यहाँ तक भी कह दिया था कि वो हाथ इमरान खान साहब के सर पर है और अपोजिशन ये चाहती है कि वो हमारे सर पर आ जाए।
मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो हाथ शायद अब हवा में मुअल्लक है, किसी के सर पर नहीं है। अच्छा, जिसकी और वजह अपोजिशन से भी ये बिल्कुल ऐसी सारी समझती है बुखारी हंगामाबाजी साहब, जो आपकी राय है अपोजिशन की राय भी आपसे मिलती जुलती है कि अब वो न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ बुखारी साहब, जरा कादिर मंदू खेल साहब ये आज वो अगर न्यूट्रल है, हाँ जी जी चलें कंप्लीट कर लें बुखारी साहब, फिर मंदू खेल साहब की तरफ जाता हूँ। जी मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ों को अगर आप यकजा करके देखते हैं तो आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है उसके तहत आप ये कह सकते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। सही। तो मंदू खेल साहब ये आज मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से, जब आपको इत्तेहादियों की ज़रूरत है ही नहीं, आपके नंबर तो वैसे ही पूरे हैं, फिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? कल MQM भी मिलने आ रही है, अभी तक ऐसी इत्तलात हैं कि जरदारी साहब से मुलाकात होगी। इत्तेहादियों से क्यों मिल रहे हैं आप, जब आपके पास नंबर पूरे हैं पहले? हमें 10 फोटो की जरूरत है, 10 के बजाय अगर 30-40 बच जाए तो बुरा तो नहीं है ना। और फिर जिस क्या बात कर रहे हैं हुकूमत के इत्यादी है, उनके वजीर है, वो कहते हैं हमने अब फैसला नहीं किया। मतलब तो क्लियर कट है कि हुकूमत के साथ नहीं चलना चाह रहे। जो हुकूमत की इत्यादी है उनके सरबराह पीर साहब बगाड़ा ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। बाप जो इनकी इत्यादी है मुलाकात से इनकार कर दिया है। आप तो कि इनके साथ कौन से इत्यादी ने हाथ खड़ा करके बताया कि हम आपके साथ हैं? कोई नहीं है। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को ले लें, वो तो पहले से 6 महीने पहले थे, और अलीम खान साहब तो उनके खासों खास थे। और अभी भी जो समा था वो जो प्रोड्यूसर साहब जो शहीद हुए जनाबे मौजूद था, तो हलीम खान साहब और गाड़ी सदर पाकिस्तान भी आए थे जी। लगे लंदन आगे हो गए, एक तो गुलजार हो गया, उसको भी छोड़िए। अभी पिछले हफ्ते परवेज खटक साहब ने बोला कि मेरे साथ भी 7 लोग हैं, वो भी बैठा। आप मुझे बता दें कि ये सारी सूरत में ये एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपको कोई भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे शख्स बैठा हुआ आपने इस तरह की जबान सुनी? कभी सुनी तो हमने इनकी एज ए अपोजिशन के जो अच्छा मंदुकल साहब आपकी आवाज, हाँ माइक आपका शायद म्यूट हो गया, आपने माइक को अनम्यूट कर लिया, आपकी आवाज आते आते रुक गई है। एज ए प्राइम मिनिस्टर आप मुझे बताओ कि आपने कभी कि पाकिस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसी जबान सुना हुआ है? कहते आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की नोक है, अभी टारगेट किलर भी बन गया। आप आलिम दीन है, आप मंदुकल साहब वो उसको उस बयान को सियासी तनाज़ुर में आप लें ना, वो सियासी तौर पे कह रहे होंगे कि अब ये निशाने पर है, मैं इनकी सियासत को दफन कर दूंगा। वो तो सियासी एतबार से बात कर रहे हैं ना, वो कोई जानी दुश्मनी थोड़ी है खुदा न खास्ता। पंखा बंद कर। दीवार के नीचे बैठा रखे गुनगुनाता रखे साल दे रहा हूँ, ये नहीं करना है। ये शख्स को पहली ज़बान खो बैठा है। कल जो 10 हमारी लॉन्ग मार्च की पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख का लॉन्ग मार्च। सही। अच्छा मंदुकल साहब आपको जरा रिकनेक्ट भी करते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन शायद वीक हो रहा है, तो वो आपकी आवाज़ भी कट कट के आ रही है, सही से सुनाई दे रही। जब तक जरा उसामा कादरी साहब से जान लूँ, आपने सवाल भी उठाया कि हुकूमत का कोई इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, तो उसामा कादरी साहब MQM पाकिस्तान क्या अभी तक फैसला नहीं कर पाई कि हुकूमत के साथ है नहीं है? आज वज़ीर आज़म साहब आए थे तो खाली हाथ लौटाया आपने उनको? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज वज़ीर आज़म साहब जो आए थे तो उसमें MQM का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह था कि गुज़िश्ता 3.5 साल में हर अच्छे और बुरे दौर में हमने हुकूमत का साथ दिया और उनके साथ एक बेहतरीन इत्तेहादी की तरह खड़े रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उनके आने के बाद हमें अंदाज़ा था कि शायद वो उनके अंदर कोई एहसास शर्मिंदगी होगी या वो कोई इस मौजू पर बात करेंगे कि शायद वो वादे वईद जो उन्हें पूरे करना थे शायद वो उस अंदाज से ना कर पाए। लेकिन ना MQM ने कोई शिकवा किया और ना उन्होंने इस पर कोई अपना बयानिया जो है वो अवाम के सामने या MQM के सामने लेकर आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये कहूँ कि उन्होंने MQM के इस मौक़िफ़ की पुरज़ोर तारीफ़ की
कि MQM वो वाहिद जमात है जो इत्तेहादी होने के साथ साथ उसके तंजीमी नज़्म व ज़ब्त और उसने जो है उसका बहुत अच्छा है, और उसने कभी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया और अपने कभी ज़ाती मफादात की कोई बात नहीं की। ये एक अच्छी और खुशाइन खबर थी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है अदम एतमाद के हवाले से, तो उस हवाले से ना उन्होंने कोई बात की, ना MQM ने कोई उसकी तस्दीक चाहिए या उस मामले पर कोई बात की। तो मैं समझता हूं कि लेकिन उसामा साहब चूंकि आप लोगों ने कोई शिकवा नहीं किया उनसे, जब आप लोगों ने कोई शिकवा किया कल भी थी, तो उन्हें तासुर मिला ना कि MQM को हमसे कोई शिकायत नहीं और MQM तो हमारे साथ ही है। आपकी उस मुलाकात के खत्म होते ही शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस मुलाकात में मौजूद भी थे, उन्होंने कहा कि MQM ने तो हमें अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और MQM बिल्कुल हमारे साथ है। तो उन्होंने तासुर लिया आपकी शिकायत या शिकवा ना करने से कि आप उनके साथ ही हैं। ये देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिस बात का तज़किरा ना हो और वो जो है वो की जाए। लेकिन उसके बाद जो आमिर खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अभी ऑप्शन खुले हैं। देखिए, इसमें बदनसीबी ये है कि इस वक्त एक इबहाम है हुकूमती सतह पर भी और अपोजिशन की सतह पर भी, कि न तो अपोजिशन जो है अपना कोई एजेंडा कि अगर ये अदम एतमाद कामयाबी से गुजरती है तो उसके बाद उनका अगला लाएअमल क्या है, ताकि वो लोग जो अभी इंतज़ार में बैठे हैं या जो पाकिस्तान के मफाद में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो कोई एजेंडा सामने आए। और जो इमरान खान साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि वो सियासी बालिग नज़री नहीं कही जा सकती, बल्कि बदकिस्मती ये है कि इस पाकिस्तान में जो भी सियासी जमातें अपने उरूज पर होती हैं, वो अपनी अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ इसी किस्म की जो है ज़बान इस्तेमाल करती हैं, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक आज का ये ताल्लुक़ है, तो MQM का बिल्कुल वादे मौक़िफ़ है कि हमने जो है अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। हम भी देख रहे हैं कि हम अपने अवाम को, अपने वोटर को, अपने शहरों को कि हमने क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि इस इबहाम की सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि MQM कोई ऐसा फैसला अपना सुना दे कि जो बाद में उसको अवामी तवज्जो से हटकर जो है उसको हटकर हो और उसे पजीराई ना मिले। तो MQM की राब्ता कमेटी ये फैसला करेगी कि आदम एतमाद का साथ देना है, हुकूमत का साथ देना है। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ कि हम हुकूमत के इत्तेहादी थे और आज भी हैं। सही, आज तक तो आप हैं। चलें आगे के बारे में फैसला होने। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इत्तेहादियों के पास खान साहब जा रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी इस वक्त मुद्दा है यानी अदम एतमाद वाला, उस पर डिस्कशन ही नहीं हो रही। ना MQM से डिस्कशन की, जब वो इससे पहले चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब से मिले थे, उस मुलाकात में भी वहाँ से मौक़िफ़ आया था कि उससे मुतालिक तो कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर प्राइम मिनिस्टर करने क्या जा रहे हैं इत्तेहादियों के पास, क्या मांगने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये अरबाब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मेरे तीनों चारों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि ये यकीनन जब आप किसी मैच के अंदर शामिल होते हैं, इस वक्त एक कश्मकश की सूरत हाल है, तो उसमें यकीनन हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है। बादराबाद की भी ये ख्वाहिश थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास चल कर आएँ ताकि हमारी कद भी बड़ा हो जाए। परवेज़ इलाही साहब की भी ये ख्वाहिश थी, चौधरी शरीफ बरादरान की, कि हमारे पास आएँ। है इसी तरह हम भी चाहते हैं, जैसे हम MNAs हैं, हम भी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे भी मुलाकात करें, है हमारी भी बात को सुने। तो ये होता है, इसमें कोई वो ऐसी वो बात नहीं है शर्मिंदगी की, या इसमें कोई नीचापन नहीं है, या कोई जब आप कई अलायंस से आप एक दूसरे के साथ मिले हुए तो किसी के पास आने जाने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये दोनों हम MQM भी ये कह रही है, काफ लीग भी ये कहती है कि हमने इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं की। यकीनन इसलिए नहीं की कि ज़रूरत महसूस नहीं की। हाँ, लेकिन ये यकीनन इनकी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, ये एक अपना एक मैनिफेस्टो रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं। इसी तरह काफ लीग भी रखते हैं। वो भी देख रहे होंगे हालात किस करवट बैठ रहे हैं, तो उस सूरत में ये अपना किरदार किस तरह निभा सकते हैं, किस तरह इनके बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इनकी वोटर्स भी तो इनसे कोई डिमांड करते होंगे ना। लेकिन आफ्ताब साहब, ये आपके ये जो अपोजिशन जमातें हैं, ये तो आपके इत्तेहादियों से मिल रही हैं, उनसे दरखास्त कर रही हैं अदम एतमाद में आप उनका साथ दें, और प्राइम मिनिस्टर इनसे कह ही नहीं रहे कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद जब आने वाली थी, जब ये आप आ गई है तो आप इसमें मेरा साथ दें। मतलब आप इनको इस हद तक नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, नहीं नज़रअंदाज नहीं कर रहे। देखिए, नज़रअंदाज नहीं कर रहे कि उसामा मेरा दोस्त भी है, क्या उसामा को बच्चा है, क्या उसामा को नहीं पता कि हमारी क्या इनसे डिमांड होगी। हम ये तो नहीं कह रहे ना उसामा को, MQM को कि नहीं जी आप चले जाओ। हम इनके साथ इंटैक्ट है, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ है। जब हम किसी के पास कोई जाते हैं, बाज़ दफ़ा किसी का बोलने बगैर भी पैगाम पहुंच जाता है। ये पता है सबको कि इस वक्त जो अलायंस पार्टीज की क्या हैसियत है, उसका क्या इस वक्त क्या किरदार होगा,
इसी तरह जैसे तो आफ्ताब हमारे साहब अंदर भी फिर प्राइम मिनिस्टर के आने का मकसद आज था क्या? वो सिर्फ जैसे खालिद मकबूल साहब ने कहा वो सिर्फ चाय पीने आए थे, चाय पिलाने बुलाया था, चाय पिला के रवाना कर दिया। सर बड़ी खुशी की देखिए, नहीं ये चाय पीना भी बड़ी बात है, एहसास की बात है कि किसी की मेजबानी करना और किसी के घर पे जाना ये बड़ी बात है, लेकिन ये पैगाम तो पहुंचता है ना। देखिए बाज दफा पैगाम पहुंचता है कि जी आप वो प्राइम मिनिस्टर क्यों गए, प्राइम मिनिस्टर पहले क्यों नहीं गए, अब क्यों गए, ये सारे पैगाम है। ये तो इसमें आप जब आए थे कराची 1-1.5 मिनट की मुलाकात अपने नाराज अरकान से भी कर लेते हैं। आमिर लियाकत साहब के आज आपने 3-4 ट्वीट्स देखे, उसमें कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी, खान साहब को डायरेक्ट टैग भी कर रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पे भी चला रहे हैं। अच्छा देखिए बात ये है कि मैं आमिर भाई के बारे में क्या बात करूं, आपसे मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, बोल के वो हिस्सेदार हैं, वो बोल के अंदर प्रोग्राम करते हैं, उनको पता है सारा कुछ आमिर भाई को। लेकिन आपकी पार्टी के एमएनए वो आपके टिकट पर वो एमएनए मुंतखब, लेकिन मेरे टिकट पर एमएनए मुंतखब हुए हैं, मैं भी एमएनए हूं, मैंने तो कभी कोई डिमांड नहीं की। मैं तो जो अपने वर्कर्स के लिए, मेरे अपने हल्के के लिए जो मेरे मुतालबात होते हैं वो मैं खुल के बयान करता हूं, या उसामा को पता है मैं जो बात करता हूं खुल के करता हूं। मैं नहीं, ये मुझे नहीं आती कि जी मुझे मिनिस्ट्री नहीं मिली या मुझे मजहबी उमूर नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं। जो पार्टी का फैसला है, पार्टी का डिसिप्लिन जो कहता है उस पर अमल करना चाहिए। आपको या तो आना ही चाहिए पार्टी के अंदर, आने से पहले कहते हैं कि जी मैं आज शर्त कर रहा हूं कि मैं जीतूंगा, मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है। हुकूमत अपने अंदर इस वक्त पूरा एतमाद है कि इस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना दी। बुखारी साहब ये हुकूमत का आप एतमाद देखें, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू, पीटीआई के एमएनएज की गुफ्तगू, लग नहीं रहा कि ये अपोजिशन कामयाब हो सकेगी या हुकूमत को अपने इत्तेहादियों के नंबर भी चाहिए। वो तो कह रहे हैं इंटैक्ट है उनके तमाम अरकान भी ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस आप कहेंगे या ये पूरा एतमाद है, अच्छा इनका कॉन्फिडेंस? सूरत हाल सही है, उसका इदराक ना करना भी उतनी ही बड़ी गलती होती है। एक तरफ तो जो इत्तेहादी हैं उनके बारे में तो आपने देख लिया कि खान साहब जो है वो चौधरियों से भी मिले और फिर अब उनके पास भी तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन असल इशू इससे भी बड़ा है, वो है उनके पार्टी के अंदर की तोड़ फोड़। अब आप देख लीजिए कि जहांगीर तरीन ग्रुप पहले से मौजूद था, फिर एक अलीम खान ग्रुप बन गया, फिर एक चीना ग्रुप बन गया, एक 15 नाराज अरकान का एक अलहदा ग्रुप है। जब अंदर की तोड़ फोड़ का ये हाल होगा तो मुझे नहीं समझ में आती कि क्या होने जा रहा है। साहब यहाँ कराची से भी इत्तलात हैं कि 3-4 या इससे भी ज्यादा तादाद में एमएनएज नाराज हैं खान साहब से। जी मैं वहीं आ रहा हूँ, उन 4 ने तो आज साबित, 4 एमपीएस ने तो वो साबित भी कर दिया, वो भी एक इंडिकेशन है बहुत बड़ा कि मना करने और बाइकाट करने के बावजूद 4 लोगों ने आके निसार खोड़ो साहब को वोट दिया। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशानी का बायस होनी चाहिए खान साहब के लिए। ये एमक्यूएम के 4 वोट ले लीजिए या चौधरी परवेज़ लाई साहब के 7 वोटों से तो वहाँ तहरीक अदम जो है वो नाकाम होने नहीं जा रही है। अगर पार्टी के अंदर से 10 से 15 अरकान भी, यहाँ तो 40 अरकान की बात हो रही है कि वो नाराज़ भी हैं और मतलब है दूसरी तरफ देख भी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल से द की क्वेश्चन दैट इमरान खान साहब शुड बी वरीड टुडे वो ये है कि आपकी अंदर की पार्टी का तोड़फोड़ जो है पहले तो आप उसको रोक लें। दूसरी बात यह है कि वो मुतालबात जो पार्टी के लोग कर रहे हैं उनको आप कंसिडर करें, जिद्दी बच्चे की तरह से ना रिएक्ट करें। मिसाल के तौर पर इन 4 ग्रुपों की जो मैंने 4 छोटे छोटे नाम लिए हैं उनका तकाजा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन एवरीबडी नोज इट, इमरान खान साहब जिद्दी आदमी हैं, उन्होंने ना पहले ये मानी, इस किस्म का प्रेशर कहीं और से भी आया था वो भी उन्होंने नहीं माना, अब भी उन्होंने कोरा जवाब दे दिया है। अगर आपको याद हो जो अलीम खान का ग्रुप मिलने गया था, बिल्कुल, तो अगर ये जिद भी कायम रहनी है और पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ का अमल भी जारी रहना है तो फिर तो आप इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो फेट बनने जा रही है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना आसान होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब वो ताकतें या वो कुव्वतें या वो अनासर नहीं हैं जो ऑटो ट्यूनर की तरह से पहले इमरान खान साहब के काम कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में बैप का बनना, मिसाल के तौर पे संजरानी साहब का कम वोट होने के बावजूद जीत जाना, और बेपनाह मिसालें हैं, बजट पास होने, अमेंडमेंट्स मंजूर हो जानी, बिल इस फ्रस्ट्रेशन से पास हो जाने, टेलीफोन आने की बातें जो है वो खुद पीटीआई के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जब ये कैफियत होगी तो फिर बुखारी साहब ये जो तोड़फोड़, ये वाकई रियल तोड़फोड़ है। इससे मुतालिक लोग ये भी कह रहे हैं कि अलीम खान ग्रुप शायद प्राइम मिनिस्टर के इशारे पर ही ऑन हुआ है कि परवेज़ इलाही को वजारत आलाशिप ना दी जाए, इस ग्रुप को दिया है। ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन कादिर मंदूखेल साहब, ये कल एमक्यूएम का वफ्द जरदारी साहब से मिलेगा, आज चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई जरदारी साहब की। इत्तेहादियों को आप क्या ऑफर कर रहे हैं, वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? अगर इनको अपने साथ मिलाना है, वोट्स लेने हैं, तो ज़ाहिर कुछ तो देना पड़ेगा इनको। मंदूखेल साहब जरा ये कैमरे के मोबाइल के थोड़ा करीब आ जाइएगा, आपकी आवाज़ थोड़ा जरा कम आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है।
वो मंदुखिल साहब असल में स्काइप पे इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। जी मंदुखिल साहब आप जवाब दीजिएगा। अच्छा नहीं मंदुखिल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, जरा आपको हम ब्रेक के बाद रिकनेक्ट करके प्रॉपर मौका देंगे ताकि आप अपनी बात बता सकें। जी कादरी साहब, ये कल जो मुलाकात होने जरदारी साहब से जा रही है, ये किस सिलसिले में मिलने जा रहे हैं आप? चौधरी शुजात साहब से ही मिलेंगे, वो तो चलें आप लोग के इत्तेहादी हुकूमत के साथ, लेकिन जरदारी साहब से MQM की मुलाकात, यहाँ आप लोग इतनी तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, सिंध में उनके तर्ज हुक्मरानी पर, कल मिलने जा रहे हैं उन्हीं से। यार बाब साहब, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि MQM इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क की, उसमें जो है तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से राब्ते कर रही हैं और उसी सिलसिले की खड़ी है कि हम भी इस सिंध में रहते हैं, पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं और अपने सिंध के मसाइल और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए अगर हमें किसी के पास भी जाना पड़ा तो हम उसमें जाएंगे और उनके सामने जो है जो 13-14 साल में ज़्यादतियाँ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध के शहरी इलाकों के साथ हुई हैं उसको हम दोहराएंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें अदम एतमाद के हवाले से अगर कोई ऐसा फैसला आता है सामने कि जिसमें MQM की ज़रूरत उन्हें पड़ती है और वो इन चीज़ों की यकीन दहानी कराते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए वो उनके पास कोई रास्ता है, जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसके लिए अगर वो कोई रास्ता निकालते हैं तो फिर MQM मुशावरत के साथ फिर अपने किसी फैसले पर जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो है PTI जो हुकूमती जमात है, हम उसके इत्तेहादी हैं और बरमला हम इस बात का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सलीम बुखारी साहब की बात बहुत कादरी साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बुखारी साहब की बात पर भी आप कमेंट कीजिएगा, अमल कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उसामा कादरी साहब, बात आपकी अधूरी रह गई थी, वो उस वक्त कता कलामी करनी पड़ी थी, ब्रेक ज़रूरी था। ये आप बुखारी साहब की किसी बात पर भी कमेंट करना चाह रहे थे, अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा काइंडली। जी, मैं बस ये बुखारी साहब के ने बहुत अच्छी बात कही जो कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो पहले तो सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो जो है अपने घर के उस माहौल को कि जो इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है उसको किसी उस पर ले आएँ, नहज पर ले आएँ। फिर उसके बाद जो है हमारा दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो यकीनन उनके साथ खड़ी होंगी और अगला लाए अमल भी दें। कल जरदारी साहब से मुलाकात MQM के वक्त की है और वो एक सियासी मुलाकात है जिसमें उनको बताया जाएगा कि 13-14 साल के अंदर जो है जो वहाँ पर मुतलकुल अन्नान हाकिमियत कायम की हुई थी तो उसके नुकसानात जो हैं वो सिंध के शहरी इलाकों पर क्या पड़े, कराची ने क्या भुगता है। अगर वो इस चीज़ के अजाले के लिए होते हैं तो फिर आगे चलकर उनसे भी मज़ीद उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये अब MQM ने अपना वतीरा छोड़ दिया है कि वो जो है वज़ीर आज़म किसी को बनाए और किसी हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो तमाम तर जद्दोजहद करे और हुमा जो है किसी और के सर पर बैठे। वज़ीर आज़म कोई बने और वज़ीर आला कोई बने और MQM जो है वो दोनों तरफ से जो है वो मार खाती रहे। तो अब MQM का वतीरा ये नहीं है, बल्कि MQM ने बहुत सियासी सूझबूझ के साथ फैसले करने और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब है कि अगर अपोजिशन की जमातें कोई पाकिस्तान के लिए, सिंध के शहरों के लिए, कराची शहर के लिए कोई ऐसा लाएअमल देती हैं कि उससे जो है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, मुल्क की मईशत मजबूत होगी, सिंध के शहरी इलाकों के जो मसाइल जो अंबार लगे हुए हैं उसमें कोई कमी बेशी आती है तो MQM जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपने आवाम से, अपने कारकुनान के साथ मिल बैठ कर फैसला करेगी। अदम एतमाद का पास होना, आना या ना आना और आने के बाद जो है उसका तो कादरी साहब इसका मतलब कल की मुलाकात के बाद बहुत हद तक MQM अपने स्टांस में क्लियर हो जाएगी कि MQM को आगे क्या करना है। कल ये 2 अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। देखिए बिल्कुल MQM जो है इस वक्त जो है बिल्कुल क्लियरिटी पर है कि इस वक्त जो है जो सूरत हाल है उसमें MQM वाच एंड सी की पॉलिसी पर गामजन है और उसने अपना बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ रखा हुआ है कि अब आइंदा किसी मुल्की मफाद के लिए जो भी चीज़ बेहतरी के सामने आएगी उसमें जो है फिर वो कि कोई फैसला करने के ऊपर सोचेगी। लेकिन मसाइल ये हैं कि सिंध जिन हालात से गुजर रहा है, सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है
उसकी बाज़गश जो है वो साबिक सदर जरदारी साहब के कानों में भी तो आनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये मसाइल। चलें, कल ये आप अपनी बात तो उन तक पहुंचा देंगे, अब उनका जवाब मुतवक्के क्या हो सकता है जरा मंदू खेल साहब से जान लेते हैं। मंदू खेल साहब, कादरी साहब की आपने तमाम बातें सुन ली, MQM के जो ये शिकवे शिकायतें मुतालबात हैं, 13 साल की ज़्यादतियाँ पूरे सिंध में, ख़ासतौर पर कराची में, तो कल इसका अजाला कर सकते हैं जरदारी साहब, को यकीन दहानियाँ करवा सकते हैं और फिर वाकई उस पर अमल दरामद भी होगा मुस्तकबिल में? देखिए आपको भी पता है कि मैं भी सिंध के शहरी इलाके बल्दिया और कराची से तो मैंने मुंतखब हुआ और यकीनन जो इनके मसाले वो मेरे मसाले हैं, लेकिन MQM के दोस्तों को इस बात पर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इनकी माजी में पीपल्स पार्टी के साथ एहतियात भी रही है, मिले शिकवे भी रहे हैं, मगर उन सब चीज़ों के बावजूद, ठीक है, सियासी फैसला हक है, मगर जब ये PTI हुकूमत के साथ मुआहदा किया है तो सबसे पहले तो मैं सिंध की हुकूक की बात करूँगा। क्या वफाकी हुकूमत ने सिंध में NFC अवार्ड के मद में जो पैसे हमारे बनते होती है, क्या सिंध के साथ जो मरदमशुमारी के हवाले से जो खदशात थे वो दूर हुए? 1100 अरब का जो पैकेज दिया है सिंध को, क्या वो मिला? 162 अरब रुपए का जो पहले साल दिया वो मिला? 120 अरब रुपए का जो अभी महंगाई की सूरत में पूरे पाकिस्तान को दी है, जिसमें सिंध और अर्बन एरिया भी आ रहे थे, तो वो मिला? तो ये सारी चीजें यकीनन सवाल उसका नाम में आएगा। तो ऐसी सूरत में जहां मैं या दूसरे जो मुंतखब अरकान है, चाहे आफ्ताब जहांगीर साहब क्यों ना हो, जब हम अपने इलाकों में जाते हैं तो यकीनन लोग हमसे सवाल करते हैं और हम जवाब में ये नहीं कह सकते कि चूंकि PTI हुकूमत के साथ थे और उन्हें नहीं दिए तो इस वजह से हम क्या करें। तो यकीनन ये हर अवाम बाशऊर है, हवा में समझते हैं कि अगर PTI की हुकूमत ने आपको 3.5 पौने 4 साल में नहीं दिया है, जो कि आप पीपल्स पार्टी से भी आप गिले करे थे, तो PTI ने कौन सा आपको दी है, तो आप अलग क्यों नहीं हो गए? तो ऐसी सूरत में यकीनन जो MQM जैसे काफ लीग को साथ मिलाने के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी तैयार थी कि वजारत आला दे देते हैं परवेज इलाही साहब को, अगर MQM ये डिमांड करती है कि सिंध में आप हमें दे दें, हम आपके साथ आ जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी तैयार होगी? देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क है ना। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास 7 सीटें हैं और काफ लीग के पास 10 सीटें हैं। तो सबसे पहला जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म का ओहदा जो है ना वो ऑफर किया गया है, तो वो जारी बात है 2 तो नहीं ले सकते। यहाँ सिंध में अगर आप MQM का देख ले, हमारी 99 सीटें, इनकी 21 सीटें हैं, तो उस हिसाब से, और हम पिछले 12 साल 13 साल तो नहीं, शुरू के 4 साढ़े 4 साल तो हमारे इत्यादी थे, उसके बाद तो हमने बिल्कुल अकेले में हुकूमत बनाई और अभी भी हमारी हुकूमत कायम है। लेकिन यकीनन इनकी जो खदशात है, इनकी जो मुतालबात है, इनके ऊपर गौर, लेकिन यहाँ इनकी सीटें काफ लीग से दुगनी है, जो काफ लीग की पंजाब में वो इनकी सिंध में दुगनी है। आप देखें दुगने वालों को आप देने के जवाज तलाश कर रहे हैं और वहाँ आप दिल बड़ा कर रहे हैं, चूंकि वहाँ आपका स्टेक नहीं है पंजाब में। देखिए अगर आप नहीं समझना चाह रहे हो तो फिर वो एक अलग बात है। मैंने कहा यहाँ पे हमारी फुल फ्लज अकलौती पार्टी की हमारी हुकूमत है, हमारे 99 सीटें। पंजाब में सूरत वो नहीं है, और पंजाब में जो काफ लीग को दिया जा रहा है वो काफ लीग पीपल्स पार्टी से ज्यादा सीटें है, यानी दूसरे नंबर पे पार्टी है वो, क्योंकि पहले नंबर को वज़ीर आज़म का उसको ऑफर किया गया है। तो अगर वज़ीर आज़म का नहीं हुआ तो फिर वो दूसरी चीज हो जाती है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि यकीनन मैं वही कहूँगा कि सिंध के शहरी इलाकों में मैं भी शहरी इलाके से मुंतखब हूँ, दोबारा रिपीट करूँ, जो पिछले 6 महीने पहले जो सूरत थी अब वो नहीं है। अब वो जहाँ मुर्तज़ा वहाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं वो काम कर रही है शहरी इलाकों में, खुद वो कराची का बच्चा है, काम कर रहे उस हवाले से। और फिर ये भी मुमकिनात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी हमसे कोई कोताही भी हुई है, वो हमने नहीं भी किया होगा, तो वो उनके साथ बात हो सकती है। जैसा बल्दियाती बिल के हवाले से हमने PSP के साथ भी मुज़ाकरात किए, कामयाब हुए, हमने जमा इस्लामी के साथ भी किए, कामयाब हो गए। तो चलें ठीक है, अब देखते हैं कि MQM को आप मना पाते हैं नहीं मना पाते, कन्विंस होगी नहीं होगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोगों को भी अपने इत्तेहादियों के साथ साथ जो अपने अरकान है उनको ही मनाना है। अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप मंदुखिल साहब की बात पर, अच्छा आप कर दें जल्दी से। आपने अरबाब साहब एक बात कही कि वहाँ पर ये दिया जा रहा है और कि शायद जो है क्या MQM को जो है वजारत आला दी जा सकती है। ये आपकी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करूँगा कि यहाँ पर जो निज़ाम की तब्दीली की बात है, जो सूबा सिंध में जो निज़ाम राइज है उसकी तब्दीली की बात हम करते हैं। हमें जो है न तो वजारतों का लालच है और न ही हम जो है वजारत आला के तलबगार हैं, बल्कि हम ये कहते हैं उस निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए कि जो निज़ाम ज़्यादतियाँ
शहरी इलाकों के आवाम के लिए ज़्यादतियों और मसाइल का गड़बड़। ठीक है, चलें, काजी साहब पॉइंट आपका आएगा। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है तो मैंने ऐसी सवाल सिर्फ मंदू खेल साहब से मौके की मुनासबत से किया था। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, ये अलीम खान साहब अब चले गए लंदन, अब उनके लंदन जाने के बाद हुकूमत कुछ घबराहट महसूस करी, चूँकि सिर्फ जहांगीर तरीन साहब से नहीं मिलना उनको, हो सकता है वहाँ उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी हो जाए। अच्छा देखिए अरबाब, पहली बात तो ये कि मुझे तो कोई घबराहट नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जितना उसामा कादिर भाई जानते हैं या अरबाब कादिर मंदूखेल जानते हैं मुझे, उनको पता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव, मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये आज अगर हम हुकूमत में तो कल हो सकता है। आपसे मुराद हुकूमत, आपसे मुराद खान साहब या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? इस वक्त घबराहट? सुन नहीं, कोई घबराहट नहीं है। ये जमहूरियत का एक हुस्न है। अगर ये आदम अरबाब जहांगीर साहब, उसामा कादिर अरबाब तीनों मिक्स करके फिर भी घबराहट नहीं है सर। बात ये कि अरबाब भी मौजूद है, कादिर भी मौजूद है, उसामा कादरी भी मौजूद है, तो ये तीनों को मैंने मिक्स कर दिया। सलीम भाई आपका जिक्र नहीं किया, आपके लिए घबराहट की निशानी है आफ्ताब जहांगीर साहब, यही तो निशानी है घबराहट की। नहीं कोई घबराहट नहीं है बॉस, कोई घबराहट नहीं है। आपको मैं वो सारे क्लिप्स जो सुना दूं जो आजकल फेसबुकों पे चल रहे हैं, तो पता चल जाएगा। ये किरदार की कमजोरी है, ये किरदार की कमजोरी है और कुछ नहीं है। मैंने ना पार्टी तब्दील की है, ना मैं कभी किसी पार्टी में रहा, कभी किसी को अपना वो पहले नहीं भाई बाप बनाया, ना अब बनाऊंगा। मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, तहरीक इंसाफ के साथ रहूंगा। अच्छा देखिए बात ये है, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं उसामा की ऊपर तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू कर सकता हूँ। उसामा की अभी जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक देखिए बात यह है कि 13 साल से हुकूमत है कराची के सिंध के अंदर, और उससे पहले 2 दफा की वजारत उज़्मा मिली। फिर मैंने आज एक क्लिप देखा है भुट्टो साहब का क्लिप भी अब फेसबुक में चलने लग गया है कि भुट्टो साहब का भी मैंने देखा क्लिप। देखिए बात यह है कि हमने कराची के अंदर या सिंध के अंदर, सिंध जो है वो जिस तरह तकसीम हुआ है रूरल और अर्बन के दरमियान। लेकिन जहांगीर साहब अभी तो जाहिर है जो सिंध की अभी तो वो बहस नहीं है, अभी तो वो जो आपके अपने नाराज अरकान जो लंदन प्लान, एक लंदन में क्या पकड़ा है, अभी तो मामला वो ज्यादा अहम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई ये समझता है कि अगर वो वक्त के साथ वो ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन करके वो जाकर कुछ चीजें हासिल कर लेगा, तो ये वक्ती तौर पे तो हासिल हो सकती है, हो सकता है 6 महीने साल के लिए तो हासिल हो सकती है, कुल वक्ती कुछ नहीं होगा। चलें अभी किस तरफ इशारा किया जरा, ये आफ्ताब जहांगीर साहब किसकी तरफ इशारा है? बुखारी साहब से पूछ लेता हूं मैं जरा, किसकी तरफ इनका इशारा हो? क्या मेरे से पूछे ना। जी अच्छा बताएं, जल्दी से बताएं। मुझसे पूछे कि लंदन कौन गया? अलीम खान साहब। लंदन कौन गया? अलीम खान साहब। फिर अच्छा आप मुझे बताएं कि जब 3.5 साल तक अलीम खान साहब को जहांगीर तरीन याद नहीं आया है, आज ये सारे याद आ रहे हैं। देखिए जो काम करना है, आपको जमहूरियत हक देती है, आपको आइन हक देता है कि आप अदम एतमाद लेकर आए, खत्म हो गई बात। चलें वो तो आ गई। अब आफ्ताब से जरा मौका दीजिएगा, जरा बुखारी साहब से मैं पूछ लूं, क्या बुखारी साहब ये हुकूमत रहनी है नहीं रहनी, अब ये फैसला लंदन में ही होगा इस बार? देखिए पाकिस्तान की तारीख उठा के अगर आप देखें अरबाब, तो लंदन प्लान तो बनते रहे हैं ना, चाहे वो भुट्टो साहब के खिलाफ था, चाहे वो बेनज़ीर के खिलाफ था, चाहे वो नवाज शरीफ के खिलाफ था। तो लंदन प्लान की कोई हिस्ट्री नई नहीं है, वो तो बहरहाल वहाँ 3 स्टॉलवर्ड्स बैठे हैं, नवाज शरीफ वहाँ हैं, जहांगीर तरीन वहाँ हैं, अलीम खान वहाँ हैं, वो कोई ना कोई प्लान तो बनेगा ही उसका। लेकिन जो 2 बातें मैं करना चाहता हूँ वो ये है, अभी मेरे तहरीक इंसाफ के भाई जो कह रहे थे कि जी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, देखिए गुजारिश ये है, जब आप एक महाज खोलते हैं अपोजिशन के साथ, जो कि एक आम नौयत की छोटी सी वीक सी मुनहनी सी अपोजिशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, 2 बड़ी पार्टियां मिल जाती हैं तो उनकी तादाद भी बहुत हो जाती है। जब उससे आप डील करते हैं तो अपना घर तो आपको इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके घर में जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी गड़बड़ है। इमरान खान साहब को पहला फोकस करना चाहिए था उनके ऊपर। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि MQM के 4 वोट या काफ लीग के जो 7 वोट हैं, जितने भी हैं, उनसे ज्यादा उनको अपने अंदर का जो इंटरनल हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा पहले। अगर उन्होंने ये महाज जो जबान और लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके लिए ये उनको करना पड़ेगा। रहेगी बात ये कि कोई दोस्ती सियासत में फाइनल नहीं होती, कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं होता। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज, नथिंग इज फाइनल। तो ये जो कल के दुश्मन आज के दोस्त वाली मामला है, आप जरा खुद ही तो गौर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि शेख रशीद साहब को इमरान खान साहब क्या कहते थे
बिल्कुल वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सलीम बुखारी साहब माजरत के साथ आपको भी कट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, कादिर दुखैल साहब, सलीम बुखारी साहब, उसामा कादरी साहब, जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है हाउस इन ऑर्डर करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, जब ये हुकूमत आगे चल सकती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। 24 साल बाद ये तारीखी टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने जा रही है, लेकिन पहला टेस्ट जिस तरह ड्रॉ हुआ, हर तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का सामना है कि किस तरह की डेड पिच आपने बनाई। इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम पाकिस्तान आई है, अब कराची भी पहुंच चुकी। पहला मैच रावलपिंडी में हुआ जिससे शायकीन क्रिकेट को शदीद मायूसी हुई। टेस्ट मैच तो हो गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम की इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 4 विकेटें ही गिर सकी। ऑस्ट्रेलियावी टीम जो बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर है, उसका एग्रेशन ज़ाय हो गया। पाकिस्तान होम एडवांटेज नहीं ले सका और इस वक्त हर जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया और होम एडवांटेज क्यों नहीं लिया गया। यासिर शाह, जाहिद महमूद जैसे स्पिनर्स को क्यों स्क्वाड में शामिल करके और स्पिन ट्रैक बनाकर ऑस्ट्रेलिया को फंसाने की कोशिश नहीं की गई। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पाकिस्तानी टीम ने ज़ाहिर पहले टेस्ट में मौका मिस कर दिया। मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इतनी डेड पिच बनाकर ये खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी सियासतदान भी इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि किस तरह पाकिस्तान ने मौका ज़ाय कर दिया इस मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। दरअसल शिकस्त का खौफ था पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से इस तरह की विकेट बनाई गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी एशेज सीरीज जीत कर आ रही थी और आप उनको दाद दे उनकी कि वो उन्होंने यहाँ बगैर कोई प्रैक्टिस मैच खेले हुए पाकिस्तान के 476 रन के जवाब में उन्होंने 459 रन बना दिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अब आप देखें अरबाब, दुनिया भर में टेस्ट मैचेस 3 या 4 दिन में खत्म हो रहे हैं या मैक्सिमम 5वें दिन में। हमारे यहाँ पूरे टेस्ट मैच में 14 विकेटें गिरी, जिनमें से एक खिलाड़ी रन आउट हुआ बाबर आजम, तो 13 विकेटें गिरी और 10 ऑस्ट्रेलिया की थी। और आप देखें 1187 रन बने इस टेस्ट मैच में। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मुल्क में अगर 24 बरस बाद, जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, तो हम उस मौके को, उस तारीखी मौके को हाथ से गवा दिया हमने। मेरे ख्याल में अब बकिया 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हिकमत अमली बनाता है। खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र है, वो चाहते हैं कि उनकी टीम में जगह पक्की हो जाए। टीम मैनेजमेंट को शिकस्त का खौफ है कि अगर हार गए तो हम पे लान तान होगी। तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट नहीं हुई, फिर इसका मतलब है कि आप अपने आप को बचा रहे हैं और इतने अच्छे मौके को जाया कर। सही। और मिर्ज़ा साहब, ज़रा पिच का अंदाजा आप इससे लगा लें कि इमामुल हक ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बना दी और रमीज़ राजा जवाब ये दे रहे हैं कि जी ये पिच बनाने के लिए तो ये 6 महीने दरकार होते हैं। सितंबर से ये आए हुए हैं तो ये 6 महीने तो वैसे ही हो चुके हैं। अब तक तो आपको ये पिचेस का काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था। ये टूर तो पहले से प्लान था, फिर ये होमवर्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं कर सका। अब रमीज़ राजा साहब मुख्तलिफ जवाब पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। आप देखें स्टीव स्मिथ ने भी कहा ये किस तरह की पिच है, आकिब जावेद ने भी तनकीद की, कई क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं। फिर आपने शुरू में बताया फवाद चौधरी साहब भी मैदान जंग में कूद पड़े और उन्होंने भी कहा कि इस तरह से शायकीन जो है वो मायूस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए था। रमीज राजा तो एक क्रिकेटर चेयरमैन है ना पीसीबी के। 13 सितंबर 2021 को इन्होंने चार्ज लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, और आपने सही कहा 6 महीने होने को आ रहे हैं। आपको पता था ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल पहले से तय हो चुका था, ये नहीं कि आखिरी लम्हे पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। तो फिर तैयारियां तो होनी चाहिए थी। क्या अलग हुआ कि पहला टेस्ट मैच कराची में होना था, दूसरा रावलपिंडी में, तो ऑस्ट्रेलियंस की उस पे ख्वाहिश पर ये टेस्ट मैच पहला रावलपिंडी में हो गया, दूसरा कराची में। लेकिन पीसीबी को तैयारी करनी चाहिए थी। अब ये घबरा कर कराची में किस तरह की विकेट बनाते हैं, 12 मार्च से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, क्या अंडर प्रीपेड विकेट बनाते हैं, स्पोर्टिंग विकेट बनाते हैं, करते क्या है ये देखना होगा। और मिर्जा ये शिकस्त का खौफ क्यों है? ये जो एक के बाद एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अनफिट होते गए, फ़हीम अशरफ कोविड पॉजिटिव भी आ गए, ज़ाहिर है वो फिर दूसरे टेस्ट मैच का भी हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए पाकिस्तान थोड़ा सा ये अंडर प्रेशर आ गया। स्पिनर्स को, जो पाकिस्तान के पाए के स्पिनर हैं यासिर शाह, उनको टीम इसको सिलेक्शन में शामिल नहीं किया गया, टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, जाहिद महमूद को नहीं खिलाया गया। तो पहले सिलेक्शन में लैग कर गए, फिर अब प्लानिंग में लैग कर रहे हैं। क्यों ये गलतियाँ हो रही हैं?
देखिए अरबाब, इससे पहले इन्होंने जो टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तानी सरजमीन पर 3 मार्च 2009 के बाद से तो कोई टेस्ट मैच हुआ नहीं था। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 12 साल के अरसे के बाद टेस्ट मैच हुआ और पाकिस्तान ने पहले श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ और फिर साउथ अफ्रीका के। तो वो टीमें इतनी तगड़ी नहीं थी अगर आप हकीकत की निगाह से देखें। और ये टीम फुल स्ट्रेंथ टीम है ऑस्ट्रेलिया की। तमाम टॉप के क्रिकेटर जिन्होंने हिस्सा लिया था एशेज सीरीज में, वो सारे के सारे आए हैं। उसके बावजूद मैं हैरान होता हूँ, सिलेक्शन अगर चले फास्ट बॉलर आपके अनफिट हो गए कि आपके पास कोई प्लेयर नहीं है कि जो उनको रिप्लेस कर सके, तो ये तो उन सिलेक्टर्स का काम है, जो चीफ सिलेक्टर जो 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक हेड कोच बन गए, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रमीज आजा खुद टेस्ट क्रिकेटर रहा है, दुनिया भर में उन्होंने क्रिकेट देखी है, खेली है, उनको उनसे ज्यादा कौन क्रिकेट को समझ सकता है। मेरे ख्याल में ये शिकस्त का ही खौफ था, ये डर रहे थे कि कहीं एशेज जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया, अगर पहले टेस्ट जीत गया तो फिर हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे। अब पहले टेस्ट में इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, अब थोड़ा सा इनके हौसले बुलंद होंगे, लेकिन अगले टेस्ट मैच में देखते हैं कि क्या होता है। और उस परफॉर्मेंस में भी जाहिर है 80-90% तो पिच का ही कमाल है। मिर्जा साहब, ये क्या इमामुल हक का जो इन्होंने कमबैक कराया 2 साल बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस के, वो इस डेड पिच की वजह से कराया? शान मसूद को इसीलिए जगह नहीं मिली कि इमामुल हक परफॉर्म कर देंगे इस डेड विकेट पर, तो आगे के लिए आसानी हो जाएगी जरा उनको रखने के लिए? देखिए अरबाब, क्रिकेट में गिमिक्स बहुत होते हैं और वो जो कहा जाता है ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। शान मसूद इतनी जबरदस्त फॉर्म में था, पीएसएल खेला, इमामुल हक कोई मैच नहीं खेला पीएसएल का। इमामुल हक नवंबर 2019 के बाद से टेस्ट मैच खेल रहे थे। शान मसूद इन टच थे, लेकिन चूंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, जिसको जो मौका मिल जाए, और शान मसूद को मौका नहीं मिला, इमामुल हक ने दोनों हाथ से ग्रैब किया। मैं समझता हूँ नियत का भी दखल होता है, हमारी नियतें साफ होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के सब जिलाली परचम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपनी नियतों को साफ रखना हो। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे नियतों का मामला है, अगर पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को बुलंद रखना है तो फिर नियतों का साफ होना बहुत ज़रूरी है और ये ज़ाती पसंद नापसंद से निकल कर मेरिट पर सिलेक्शन करना होगी और शिकस्त के खौफ से भी बाहर निकलना होगा, तभी हम बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।